This conference will now be recorded. ठीक है। अगले लेवल पर अब हमें, अगर हम रामायण में देखेंगे तो रामायण में इस तरह के दो शब्द हैं, पुर और जनपद। ठीक है। महाभारत में देखेंगे तो इसे शांति पर्व एग्जाम्पल मिलता है इसका। तो ये महाकाव्य का काल है, यहाँ पर रामायण और महाभारत में लोकल गवर्नेंस का एग्जाम्पल मिलता है। ऐसे ही अगर हम कौटिल्य के यहाँ देखें, यानी अर्थशास्त्र में चाणक्य के, तो वहां पूर्व शब्द का टर्म का उल्लेख है, जिसका हेड नागरिक होता है। ठीक है। पुर है, एक शब्द और मिलता है पौर, PAUR, है ना। और पौर शब्द तो आज भी दिखाई देता है हमें अपने अर्बन सेटलमेंट में, जिसमें हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम के हेड को महापौर कहते हैं ना, महापौर। तो ये पौर शब्द जो है वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से हमने आज भी लिया हुआ है। तो क्वेश्चन बनता भी है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का, मौर्यों के प्रशासन का आज हम कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हैं, तो उसका एक एग्जांपल ये महापौर भी है। मिडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि सुल्तान पीरियड है, सल्तनत पीरियड है। तो सल्तनत पीरियड में लोकल ऑफिसर्स कई सारे दिखाई देते हैं। एक है मुकद्दम, पटवारी और चौधरी। ठीक है। ये तीन लोकल टर्म हमें विलेज लेवल पर दिखाई देती हैं। तो एंशिएंट और मिडिवल दोनों एजेस में हमें ये एग्जांपल पंचायत सिस्टम के या लोकल गवर्नेंस के दिखाई दे रहे हैं, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में, है ना। ठीक है। अगर इसमें चोलास को भी जोड़ लें, दक्षिण भारत के चोल को भी ले लें, तो उनके यहाँ भी नगरम व्यवस्था पाई जाती है। और जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि भारतीय इतिहास में चोल दो चीजों के लिए पॉपुलर रहे हैं। ठीक है। पहला एग्जाम्पल वो है अपनी नेवल आर्मी के लिए, यानी नौसेना के लिए, और दूसरा वो अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए। ठीक है। इन दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी नगरम व्यवस्था का एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। ठीक है। ये इवोल्यूशन है भारत में पंचायती राज का। ठीक है। अब हम अगर मॉडर्न टाइम में देखें, तो मॉडर्न टाइम में ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ, ये लोकल गवर्नेंस समाप्त हुआ। लेकिन फिर भी अगर देखना चाहो तो जमींदारी सिस्टम के थ्रू आप कह सकते हो कि जमींदारों ने क्या किया, लोकल लेवल पर गवर्नेंस को एस्टेब्लिश किया। इसमें डिफरेंस दिखा सकते हो कि एंशिएंट और मिडिवल फेज में जो केंद्रीय सत्ता है, सेंट्रल पावर है, चाहे वो अशोक की हो, चाहे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हो, किसी ने भी रूरल ऑटोनॉमी को इंटरवेंट नहीं किया, यानी हस्तक्षेप नहीं किया। जबकि इस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल पावर ने लोकल ऑटोनॉमी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, बहुत ज्यादा इंटरवेंट किया है। तो एग्जांपल आप दे सकते हो इस चीज का। ठीक है। ठीक है। तो ये तो इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस है। आप इसे पंचायत में भी दे सकते हो और नगरीय प्रशासन में भी दे सकते हो, यानी अर्बन गवर्नेंस में भी दे सकते हो। अगर प्रॉपर पंचायत की बात कर रहे हो तो फिर महात्मा गांधी के स्टेटमेंट से आप शुरुआत करोगे, क्या, व्हेन द पंचायत राज इज एस्टेब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू, है ना। दूसरा एग्जाम्पल महात्मा गांधी का फिर से, कि महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। उनके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
ये चीज एड ऑन की गई। कौन सी चीज? आर्टिकल 40 की। ठीक है, और आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है वो नीचे लिखा हुआ है, तो आप लिख लें। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज, पंचायत। ठीक है, राज्य क्या करेगा? ग्रामीण लेवल पर पंचायत सिस्टम को स्थापित करेगा। एंड एंडो देम विथ सच पावर्स और अथॉरिटी, और उन्हें अपने काम के लिए कुछ शक्ति और सत्ता भी देगा, काम करने का अधिकार देगा, निर्णय लेने का अधिकार देगा। एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन सब का उद्देश्य क्या होगा? कि वो अपने आप को सेल्फ गवर्नेंस की तरह स्टैब्लिश कर सके। एंड हैव अपग्रेडेड देम फ्रॉम नॉन justifiable to justifiable part of the constitution, and has put constitutional obligations upon state to enact the Panchayat Raj Act as per provision of the part 9। ठीक है, संविधान के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाद में भाग 9 में पंचायती राज एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, अब यहाँ आगे लिखोगे कि जो गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस जो टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट है, पावर है, वो स्टेट की पावर है, स्टेट लिस्ट की पावर है। तो अगर आप वहां से देख पा रहे हो तो मैं आपको एक ये वाला ये लाइन देखो, सेल्फ गवर्नेंस इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये याद रखना है। सेल्फ गवर्नेंस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और वो स्टेट लिस्ट आर्टिकल 246 में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है वो स्टेट लिस्ट। एंट्री नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 97 है। एक बार आप लक्ष्मीकांत से चेक कर लेना, है ना। तो आर्टिकल 246 में ये लिस्ट का उल्लेख हमें मिल जाता है। इस चीज को और बढ़ाना चाहो तो ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हो? शेड्यूल 9 में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरह से संविधान के कुल कितने आर्टिकल हो गए जो सेल्फ गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं? ग्राम पंचायत के रूप में 40, ठीक है, स्टेट लिस्ट के रूप में 246, शेड्यूल के तौर पर शेड्यूल नंबर 9, सॉरी इट्स नॉट 9, शेड्यूल नंबर 11 होगा, ये गलती से हो गया। ठीक है, और शेड्यूल नंबर 7 क्यों है? क्योंकि उसमें ये लिस्ट का रेफरेंस हमें मिल जाता है ना। तो ये संविधान में वो एरियाज हैं जहां पर सेल्फ गवर्नेंस का रेफरेंस हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये सब पहले से थे, लेकिन उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा। अब आप प्रॉपर पंचायती राज का इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो शेड्यूल 11 को भी आप ऐड कर लें इसमें, ये भी ऐड है। अब इसमें हम आर्टिकल देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से 243 है, लेकिन 243 तक जाने के लिए हमें कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी, और वो है ये। ठीक है, क्या है ये चीज? ये है आजादी के बाद का इतिहास। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नेंस का इतिहास, ये एवोल्यूशन 2 पार्ट में, आजादी से पहले बता दिया मैंने, अब आजादी के बाद गांधी के सपने को पूरा करने के लिए हमने एक व्यक्ति की सहायता ली। उस व्यक्ति का नाम था एल्बर्ट मायर। ठीक है, ये तो हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। इस एल्बर्ट मायर का क्या रेफरेंस है यहाँ पर पंचायती राज के कंटेक्स्ट में? ये मैंने कभी नहीं पढ़ा है, आज पहली बार आप पढ़ेंगे इसे। ठीक है, अल्बर्ट मायर बेसिकली कौन है? अल्बर्ट मायर
एक अमेरिकन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में आया, ठीक है, फिर भारत में ही रह गया। इस आदमी ने इटावा का एक गांव है, वहां के बेसिस पर अपनी एक स्टडी की और फिर भारत के विकास के लिए एक योजना बनाई, है ना। अगर आप उसे जानना चाहते हो तो मैं वो पूरी हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूँ। उसे याद नहीं करना है, केवल यूज करना है, मतलब यूज होता अपने लिए कि एल्बर्ट मायर केस क्या है या एल्बर्ट मायर का इटावा प्रोजेक्ट क्या है। देख रहे होंगे आप इटावा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पूरी हिस्ट्री एल्बर्ट मायर की ये है जो आपके सामने है इटावा प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पंचायती राज के लिए या लोकल गवर्नेंस के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1947 में, और शुरुआत हुई थी हेडक्वार्टर के तौर पर मेहावा विलेज, जो कि इटावा में है। इसमें सबसे पहले एल्बर्ट मायर ने 64 विलेजेस लिए, बाद में इंक्रीज करते हुए 97 विलेजेस को यूज किया उन्होंने, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट colonial colonel है Albert Meyer from USA, who came to India with the American forces 1944, was the organizer of this project, of which scheme assistance was given by USA and UP गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें असिस्टेंस यूएसए की थी। ये मायर का प्रोजेक्ट था और यूपी और यूएसए का, ठीक है। क्योंकि वो अमेरिका का है इसलिए वहां पर एक प्रोग्राम पहले से चल रहा था, उस प्रोग्राम का नाम था कम्युनिटी प्रोग्राम, ठीक है। क्या है, कम्युनिटी प्रोग्राम अमेरिका में चल रहा है, याद रखना। तो एल्बर्ट मायर अमेरिका के कम्युनिटी प्रोग्राम से प्रभावित है और वो चाहता है कि ऐसा ही कुछ भारत में हो, उसी प्रोजेक्ट के तहत वो काम कर रहा है यहाँ पर। तो मायर स्टडीड ऑल द अदर प्रोजेक्ट्स, अदर का मतलब यहाँ पर वही है कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, अमेरिका के और भारत के कुछ और प्रोजेक्ट्स। एंड फ्रॉम देम ही केम द कंक्लूजन दैट, क्या कंक्लूजन था कि भारत में कोई भी प्रोग्राम बनाओ वो लोगों की जरूरत पर बेस्ड होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि कोई प्रोग्राम बने तो लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला हो, ठीक है। तो ये है नीड ऑफ पीपल वाला प्रोग्राम, ये उसके कंक्लूजन में शामिल था। दिस प्रोग्राम शुड बी एक्सटेंडेड बाय कंडक्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन वर्क, ठीक है। अगर डेवलपमेंट गांव का करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो काम धीमे धीमे हो और लोग उसमें, लोगों को पहले मॉडल बनाया जाए और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाए। थर्ड है द प्रोग्राम शुड इंक्लूड कॉटेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या करना था इसमें, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना था, सो दैट सब्सिडरी ऑक्यूपेशन कुड बी डेवलप्ड। चौथा पॉइंट सबसे वैलिड पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। अ प्रोजेक्ट हैज टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड, ठीक है। अभी वेल ऑर्गेनाइज और प्लान कौन करेगा ये भी देखने की जरूरत थी। तो रूरल डेवलपमेंट शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कोई भी प्रोग्राम बनाए उसमें ह्यूमन बीइंग के सभी, मानव जीवन के सभी आयामों को लेना होगा। इट इट्स नॉट एनफ टू हैव अ प्रोग्राम फॉर जस्ट वन क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा कोई प्रोग्राम बेकार हो जाएगा अगर वो गांव के केवल कुछ लोगों के लिए तैयारी, कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। तो इन दिस प्रोजेक्ट मेजर एम्फोसिस वाज गिवन ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करना था बाय यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, बेटर सीड्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर, एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। एक्टिविज्म ऑफ सलाइन सॉइल, यानी खेती को भी अच्छे से प्रमोट करना था, क्लियर है। तो ये है अल्बर्ट मायर का इटावा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जब उसने दिया तो इसके इम्पैक्ट देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। इस इम्पैक्ट में सरकार ने एक प्रोग्राम बना लिया और उस प्रोग्राम को कहा गया सीडीपी। आगे बात समझ में, जो इस लाइन का मीनिंग था। तो गांधी जयंती के दिन
2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के कम्युनिटी प्रोग्राम से प्रभावित होकर भारत ने सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हिंदी में कहते हैं इसको, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई टाबा और अल्बर्ट मायर की? अब पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इट encompassed almost all activity of rural development। इस प्रोग्राम में क्या क्या शामिल था? इस प्रोग्राम में रूरल डेवलपमेंट के लगभग सभी डायमेंशंस लेने थे। जैसा कि मायर ने कहा था कि कोई भी प्रोग्राम अकेला सफिशिएंट नहीं होगा। विच वर टू बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, और ये किसकी मदद से लागू होगा? विलेज पंचायत की मदद से लागू होगा। अलॉन्ग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, ये तीसरी चीज थी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल। ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिटी प्रोग्राम अमेरिका का था उसका सबसे बड़ा यूएसपी ये माना जाता है कि उस प्रोग्राम में लोगों ने खुद अपनी जरूरतों को समझा, रियलाइज किया, दूर करने के तरीके खोजे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको पैसा मिला उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ रखना चाहते थे। अब 1953 में द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज ए प्रोरोगेटिव टू सीडीपी। ठीक है, यानी सीडीपी को सपोर्ट करने के लिए क्या है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज को लाया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? बट नॉट प्रोग्राम डिड नॉट यील्ड मच रिजल्ट, लेकिन सीडीपी के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। ठीक है, क्यों नहीं मिले उसके कारण आगे भी दिए गए हैं। तो वेरियस रीजन, सीडीपी के फेलियर के रीजन क्या है? सबसे पहला आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी है, एक्सेसिव पॉलिटिक्स होने लगी, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ से थी पीपुल पार्टिसिपेशन। लोग ये समझ ही नहीं पाए कि प्रोग्राम क्या है। ठीक जैसे दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल ने क्या कह दिया, फ्री वाला जुमला, है ना? तो भारत के लोग चुनाव को या चुनाव से पहले के टाइम को क्या मानते हैं कि सरकार हमें कुछ फ्री देगी, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि इसकी कीमत वह नहीं पे करनी है। भारत में हमेशा ये समस्या रही कि जनता के जब भी कोई प्रोग्राम चलाया गया तो ऐसा लगा कि ये सरकारी लूट है, लूट लो पैसा। ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आया कि ये आपको एक्टिव करने के लिए है, आपको डिपेंडेंट बनाने के लिए, और लोगों को लगा कि सरकार हमारी मदद कर रही है और हमें सरकार से यूज करना है। ब्यूरोक्रेसी को लगा कि हमारा प्रोग्राम नहीं है, आज तक लगता है कई प्रोग्राम में कि सरकार का प्रोग्राम बेकार है या हमारे लिए नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी उससे मन से नहीं अपना पाई। जब ब्यूरोक्रेसी में ही ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है तो जाहिर सी बात है वो लोगों को समझा भी नहीं सकते कि प्रोग्राम का नेचर क्या है ना? और लोकल बॉडीज का इंटरेस्ट भी आप उसको उसमें नहीं देखेंगे क्योंकि लोगों की ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भारत में रूरल लेवल पर पहला एफर्ट्स आजादी के बाद है जहां लोकल गवर्नेंस को, सेल्फ गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फेलियर है। लगे हाथ में ही बता देता हूँ, सीडीपी प्रोग्राम था, हम कभी अलग से पढ़ सकते हैं इसे, जिसमें भारत में सबसे पहले, भारत में इंडिया वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आई, फैमिली प्लानिंग आई। फैमिली प्लानिंग का पहला एग्जाम्पल रेफरेंस हमें यहाँ मिलता है, लेकिन कोई योजना नहीं थी उसके लिए, केवल इंक्लूड किया गया था एक फीचर की तरह से। ठीक है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग पॉलिसी इंदिरा गांधी लेकर आएंगे, एज ए पॉलिसी एज ए एक्ट वो इंदिरा गांधी की देन है, लेकिन जो विचार है वो हमें नेहरू के यहाँ मिल जाता है इस लेवल पर देखने के लिए। क्लियर है यहाँ से? अब सीडीपी के मूल्यांकन के लिए एक समिति बनी थी, उस समिति ने भी रिकमेंडेशन दी, और उस रिकमेंडेशन में के आधार पर, समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर क्या हुआ, एक और कमेटी बना दी गई जिसका नाम आप जानते हो, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है,
इस बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट्स है, जो स्टडी, जो रिकमेंडेशन है, उसको भी फोकस करना है आपको। उसके लिए कोई पीपीटी नहीं है, केवल आप लोग लिख लेंगे उसे। अरे ठीक है, तो सीडीपीए का मूल्यांकन करने के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर कौन सी कमेटी बन रही है? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो, या हिंदी वालों को इंग्लिश में अगर समस्या आ रही हो तो डिस्कस कर लो, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ठीक है। तो आशीष का क्वेश्चन है, विदत क्या थी? तो वैदिक पीरियड में 3 तरह की संस्थाएं देखने को मिलती हैं। उन संस्थाओं में से सबसे जो सीनियर मोस्ट थी वो विदत है। ठीक है, तो एक तरह का ग्रुप ऑफ पीपल है, स्पेशलाइज्ड लोगों का, जो राजा को सलाह देता है, उसे विदत कहते थे। ठीक है, यानी सारे निर्णय राजा नहीं ले रहा है, राजा को भी निर्णय लेने से पहले क्या करना है, लोकल पीपुल से हेल्प लेनी होती थी या एडवाइस लेनी होती थी। ठीक है, तो ये विदत है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी का जो नाम था, उसका नाम था ग्रामोद्धार समिति, है ना। तो विलेज अपलिफ्टमेंट कमेटी का नाम है, जो 57 में बनी। 57 में लास्ट में इसने रिकमेंडेशन दी, और पहली बार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन इस कमेटी ने कर दी। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज का इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। अभी सब इतिहास पढ़ रहे हैं पंचायती राज का, ठीक है। तो स्लाइड में आप देख रहे होंगे, पार्ट 9 है, 3 टायर पंचायत सिस्टम, वो रिकमेंड करते हैं। इस रिकमेंडेशन में तीनों लेवल आपके पास हैं। लोअर लेवल पर सबसे प्राइमरी लेवल था, जो कि तो प्राथमिक लेवल पर विलेज, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, मध्य मध्य लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर उस समय पंचायत समिति कहते थे। यहाँ भले ही ब्लॉक लिखा है, ठीक है, लेकिन उस समय पंचायत समिति कहते थे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल को उस समय जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते थे। ठीक है, तो उस समय का इतिहास ये है। 12 जनवरी 1958 को एनडीसी, जो क्या करती है, योजना आयोग की प्लानिंग को अप्रूव करती थी, एनडीसी ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया इसके लिए, और उस पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ लागू किया गया, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, उस पायलट प्रोजेक्ट को उस समय आंध्र प्रदेश में चलाया गया, अगस्त 1958 में, कुछ पार्ट्स में। और जब वहाँ उसके अच्छे रिजल्ट्स आए, तो नेहरू गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से क्या कर दिया, इसकी डिक्लेरेशन कर दी फॉर्मली। तो 2 क्वेश्चन हैं, एज पायलट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, फॉर्मल शुरुआत राजस्थान का नागौर। ठीक है, वही क्वेश्चन बनता है, सेकंड स्टेट कौन था जिसने लागू किया? आंध्र प्रदेश था फॉर्मली। तो बताओ थर्ड कौन सा है? नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, असम। थर्ड लेवल पर असम। ठीक है, ये सब आर्टिकल 40 में हो रहा है। ये सब किस चीज के लिए था? आर्टिकल यूपी 40 के लिए हो रहा था। लेकिन फिर वही समस्या आई, इस पंचायती राज से जो उम्मीद की जा रही थी कि सफल होगा, वो उतना सफल
नहीं हो पाया। तो समय समय पर इसके रिव्यू, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए और कमेटीज बनी। ठीक है, तो उनका केवल नाम देके छोड़ना है। 1977 में सत्र में अशोक मेहता कमेटी बन रही है, और इसकी जो यूनिक रिकमेंडेशन थी, जो हमने यूज नहीं की, फॉलो नहीं की, और वो थी, कहता है कि पंचायत स्तर को 2 लेवल का बना दो। अशोक मेहता 2 टायर सिस्टम की बात करते हैं, जबकि बलवंत राय मेहता 3 टायर की रिकमेंडेशन दे के गए थे। ठीक है, इसमें कौन सा लेवल नहीं था? विलेज लेवल, यानी लोकल लेवल, प्राइमरी लेवल का अभाव दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद 85 में PV राव कमेटी बनी। 85 में PV राव कमेटी, ये कमेटी, अच्छा क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनी थी। प्लानिंग कमीशन ने इसकी जरूरत महसूस की और रिकमेंड किया था इसे। 85 में बनी, 86 में रिकमेंडेशन आई, और संभवतः पहली बार पंचायत लेवल में आरक्षण की सिफारिश इस कमेटी ने की। ठीक है, लेकिन वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं की जा सकी किसी भी कारण से। उसके बाद फिर सिंघवी कमेटी बनी। सिंघवी कमेटी का पूरा नाम LM सिंघवी कमेटी है, जो 86 में बनी। इसकी रिकमेंडेशन आप जरूर लिखेंगे। उसमें कहा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन को, सेल्फ गवर्नेंस को, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। कहने का मतलब पार्ट 9 आर्टिकल 243 आने वाला है, अभी तक नहीं है वहां पर वो प्रोविजन। ठीक है, तो क्या कहा है इसने, और पूछा गया है कि क्या क्या सिफारिशें हैं। संवैधानिक मान्यता देने की बात कही गई। पंचायतों के चुनाव नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर कराने की बात कही गई, इससे पॉलिटिकल इंटरवेंशन खत्म होगा। तीसरा, न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय की रिकमेंडेशन की गई। न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय। और लास्टली, जो सबसे बड़ी समस्या थी उस पर इसने फोकस किया, और वो था वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। पंचायतों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेंटर से और स्टेट से प्रोवाइड कराए जाएं, ये रिकमेंडेशन थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर मिला, तो आंसर आपको पता है अब, सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद 1988 में PK थुंगन कमेटी बनी। PK थुंगन कमेटी, इन्होंने भी इन्हें संवैधानिक स्टेटस, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कही। ठीक है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर, सॉरी, सिंघवी और थुंगन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर राजीव गांधी ने 64 अमेंडमेंट, 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, लेकिन वो राज्यसभा द्वारा पास नहीं हो पाया। तो पहला प्रयास राज्यसभा में फेल हो गया। 89 की बात है ये, है ना। लेकिन दूसरा प्रयास, जो कि नरसिम्हा राव द्वारा 73वें संविधान संशोधन के तौर पर लाया गया,
वो 1992 को दिसंबर में दोनों हाउसेस ने पास कर दिया। ठीक है, चूंकि ये विषय राज्यों की सूची से जुड़ा हुआ था, राज्य सूची से, इसलिए आधे से अधिक राज्यों की कंसेंट चाहिए थी, तो वो कंसेंट मिली और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी कंसेंट दे दी। 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को। ठीक है, लेकिन लागू होने की डेट आगे चली गई और वो 24 अप्रैल हुआ 1993। ठीक है, तो लोकसभा से पास 92 में, राष्ट्रपति से 93 में, और लागू होने की डेट भी 93। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल को मैंने पहले बताया कि पंचायत दिवस मनाते हैं, पंचायत डे इसलिए मनाते हैं। ठीक है, और इसे भाग 9 में, पार्ट 9 को अमेंड कर दिया गया। बाकी आप जानते हो कि इस अमेंडमेंट से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषय दे दिए गए। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को काम करने के लिए कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद आप दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायतों का कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 के बेसिस पर है, और इसका जो रेफरेंस है, उल्लेख है, वो आप इस स्लाइड के बेसिस पर दिखाएंगे। अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है और ए से लेकर ओ तक, तो आप काउंट कर लें, लगभग 15 आर्टिकल हैं जो पंचायत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट इसका है, स्टेट का है ना, तो इसलिए हर स्टेट को अपना पंचायत सिस्टम लागू करने के लिए उसे विधानसभा से पास कराना जरूरी है। ठीक है, तो भले ही संसद ने इसको पास किया, लेकिन संसद इसे इन्फोर्स नहीं करा सकती। आज भी ये है कि कोई भी चेंज करना हो तो राज्य का अनुमोदन या राज्य के द्वारा उसको प्रस्तावित किया जाता है, प्रपोज किया जाता है और फिर उसे अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मूल स्ट्रक्चर सब राज्यों में एक जैसा है, 3 स्तरीय है, लेकिन सबके नाम अलग अलग क्यों हैं, या कुछ के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो राज्यों ने अपने स्तर से, अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई या नाम दिया होगा, इसलिए अभी भी ये राज्य सूची के विषय की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत 243B का नाम है। ये क्या है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा को पंचायत का न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक। पंचायत का न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा क्या काम करती है, उससे पहले देखो ग्राम सभा बनती कैसे है। तो ग्राम सभा का निर्माण एक या एक से अधिक गांव के लोग, कौन से लोग? 18 या उससे ऊपर के लोग मिलकर करते हैं। यानी जितने भी वहाँ वोटर हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, महिला पुरुष कोई भी, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। पहाड़ के एरियाज में ग्राम सभा में कई सारे गांव आ जाते हैं क्योंकि जनसंख्या कम है। मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ जनसंख्या ज्यादा है गांव की, तो वहाँ एक गांव या कुछ ही गांव शामिल हो पाते हैं ग्राम सभा में। ये भी राज्य तय करेगा। ठीक है, राज्य का विधानमंडल, विधानसभा तय करेगी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि ग्राम सभा चुनती है, मैंने बताया कि इसको ग्राम सभा कौन है? लोग हवा करती क्या है? तो ग्राम सभा का काम देखना है। ग्राम सभा का काम है ग्राम पंचायत का गठन करना। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है?
तो ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी इस स्लाइड में दिखाई है, ये दिखाई दे रही होगी आपको। पहला लेवल ग्राम पंचायत का है, ठीक है, इसे लिखा भी इलेक्टेड बाई ग्राम सभा, ठीक है। और क्या काम करती है ग्राम सभा? ग्राम पंचायत के काम का सुपरविजन और इवैल्यूएशन, निरीक्षण और मूल्यांकन दोनों करती है। तो क्वेश्चन शॉर्ट नोट में ग्राम सभा के कार्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव भी कर रही है, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण भी करती है, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन भी कर रही है, ठीक है। जब वो ये दोनों काम करती है तो इसे ही सोशल ऑडिट कहते हैं। आई बात समझ में? सोशल ऑडिट का मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत जो पैसा खर्च कर रही है, तो वो पैसा जो गांव लेवल में खर्च हो रहा है ग्राम सभा से अप्रूव्ड होगा, तो लोगों की निगरानी उस काम पर रहती है। तो ग्राम सभा इजीली उस पर निगरानी रखती है। तो जनता के द्वारा जब खर्च किए जा रहे पैसे पर निगरानी रखी जाए तो उसे सोशल ऑडिट कहते हैं। जनता द्वारा सरकारी पैसा जब खर्च हो और वो निगरानी रखे कि कैसा और कितना हो रहा है, तब इसे सोशल ऑडिट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ऑडिट नहीं कराती, सरकार ही ऑडिट कराती है, तो फॉर्मल ऑडिट है वो। तो दो तरह के ऑडिट वहां होते रहते हैं, है ना। सरकारी ऑडिट तो टाइम टू टाइम होता है, मार्च से पहले हो जाएगा, और ग्राम सभा का ऑडिट यानी सोशल ऑडिट तो डेली लगभग होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ग्राम पंचायत के लोग डेली देख रहे हैं उसे वहां पर। क्लियर है? तो ये है ग्राम सभा। अब कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन आपने देख लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर 20 लाख से किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो वहां मिडिल लेवल नहीं होगा, केवल अपर और लोअर लेवल होंगे। नंबर 1 ध्यान रखना इस पॉइंट का। और ये पॉइंट यहाँ है भी, 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों में ये जरूरी नहीं है, केवल एक रिकमेंडेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नीचे लिखा भी है, यहाँ पर लिखेंगे आप 20 लाख। यहाँ कौन सा लेवल गायब हो जाएगा, और हो सकता है, जरूरी नहीं ये टेबल गायब होता है, ये वाला। पहला क्वेश्चन है इसमें। आर्टिकल 243 बी में दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 4 लेवल हैं, जबकि रिकमेंडेड 3 है, लेकिन एक राज्य ऐसा है एकमात्र जहां पर 4 लेवल हैं। कोई बता सकता है? सर यूपी। गलत जवाब। और कोई बताए? क्योंकि वो पॉपुलेशन ज्यादा है सर, इसलिए। नहीं नहीं, आशीष का जवाब तमिलनाडु है, ये भी सही जवाब नहीं है। कोई बात, सही जवाब है वेस्ट बंगाल। तो वहाँ अपर लेवल जिले, लोअर लेवल ग्राम है, बीच के लेवल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उनका नाम जरूरी नहीं है, आप केवल 4 लेवल लिखेंगे, ठीक है। अब यही और कुछ और लिखना है तो ऐसा आप लिख सकते हो कि, और आप होमवर्क भी कर सकते हो कि कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज लागू नहीं होता है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी के तौर पर दिल्ली है,
क्योंकि सारा दिल्ली कहाँ आता है, अर्बन प्लानिंग में, है ना, इसलिए वहाँ रूरल एरियाज हैं ही नहीं फॉर्मली, और नहीं है तो इसलिए पंचायत की जरूरत वहाँ नहीं पड़ रही है। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र हैं, राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर नहीं है, कारण एसटी जनसंख्या है, और एसटी जनसंख्या के लिए शेड्यूल 6 जो है उसके प्रावधान लागू होते हैं, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होगा, है ना। तीसरा है, मणिपुर के ऐसे हिल एरियाज जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है, जिला परिषद है, वहां पर भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में नहीं है, क्योंकि वहां दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनी हुई है, वहां नहीं है। और फाइनली आर्टिकल 244 में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज है वहां नहीं। ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज मेनली जो हैं वहां पर पंचायत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्राइबल का अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, परंपराएं उनकी हैं, तो उनको बनाए रखने के नाम पर उनका प्रशासन राष्ट्रपति और राज्यपाल शेड्यूल 5 और 6 में चलाते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। उनके लिए अलग से प्रावधान करने का अधिकार राष्ट्रपति राज्यपालों को है। तो ये एरियाज है जहां पर पंचायत सिस्टम लागू नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में अपना पंचायत था उनका। ठीक है, पार्ट 9 वाला नहीं था, लेकिन वहां भी पार्ट 9 वाला लागू हो जाएगा। ये कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है हमारा पंचायतों का। ठीक है, बाकी चीजें आर्टिकल सामने रखा है, तो ये हैं आर्टिकल्स जिनको आपको नोट करना है, इन्हीं की वजह पर हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल 243 कई बार पूछा गया है, और वो बात किसी की कर रहा है आर्टिकल 243, आप देखेंगे रिजर्वेशन की, तो अच्छे से लिखें, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत सिस्टम, ये मैंडेटरी है, होगा ही होगा। कितना होगा, कैसे होगा, ये राज्य तय करते हैं अपने यहाँ से, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको 33% देना ही पड़ेगा, मिनिमम 33 देना पड़ता है। अधिकतम राज्य तय करें, जैसे उत्तराखंड, बिहार ने 50% तक ये रेशियो कर दिया है ना। ठीक है, एक सेकंड रुकना, बिटिया रो रही है। ओके, ठीक है, ई में ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन अधिकतम 5 वर्ष की है। ठीक है, अब यहाँ पर एमपी जैसे स्टेट्स में राइट टू रिकॉल भी दिया गया है, तो किसी ने मुझसे पूछा भी था राइट टू रिकॉल क्या होता है। राइट टू रिकॉल है कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता चाहे तो वापस बुला सकती है। ठीक है, ये व्यवस्था भारत में केवल पंचायत सिस्टम में है और म्यूनिसिपल में है, विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। तो एमपी वो राज्य है जहां पर अगर जनप्रतिनिधि यानी पंचायत लेवल पर लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या म्यूनिसिपल लेवल पर, तो उन्हें वापस बुला लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पंचायतों की ड्यूरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मेंबर को वापस बुलाया जाता है, सरपंचों वगैरह को। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत मैक्सिमम 5 ईयर की है। डिस्क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं आपको चाहे रखने की,
6 में आप ये काम कर जी में काम कर सकते हो, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुल मिलाकर ये सब कहाँ मिलेंगी? शेड्यूल 11 में है और 29 रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई हैं। ठीक है, 19 विषय उनके लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें से जो सबसे जरूरी पावर है वो टैक्सेस की है। तो टैक्स लगाने का अधिकार अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन काम का है आता है। तो 243 जो है वो टैक्स लगाने की पावर देता है उनको। ये उनकी इनकम का सोर्स भी है। तो 243 का जो आई है, जो आप देख रहे होंगे, ये बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया है। तो 243 का जो आई है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इसके बारे में अलग से लिख लो चाहो तो। 243 आई का स्टेटस है इसका, राज्यपाल बनाएगा इस। तो जो छोटे राज्य है वहाँ एक ही अध्यक्ष, इसका चेयरमैन होता है, मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन हो सकते हैं, वो राज्यपाल से तय करेगा सब कुछ। 5 वर्ष का कार्यकाल है। काम आप जानते हो, नहीं जानते हो तो लिखें। पंचायतों को राज्य द्वारा मिलने वाले करों में जो हिस्सा है उस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। तो स्टेट टू पंचायतों को जो पैसा मिलेगा उनको रिकमेंड, उस चीज के रिकमेंड करता है। तो बहुत जरूरी चीज है। ये अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करता है। गवर्नर उस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत कराएगा। मानना ना मानना सरकार की इच्छा पर या कंडीशन पर निर्भर कर सकता है। ठीक, 243 का जे जैसा मैंने कहा, ऑडिट होता है, ये फॉर्मल ऑडिट है। ठीक है, एक तो जनता का ऑडिट है और एक तो एक्सपर्ट होते हैं वो ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो कौन करेगा यहाँ पर? सीएजी के सुपरविजन में स्टेट का ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो स्टेट का ऑडिटर जनरल की टीम आती है यहाँ पर, वो ऑडिट करेगी। ठीक है, इसके बाद के बहुत महत्वपूर्ण है, के पर जरूर ध्यान देना। के क्या कर रहा है? इसके इलेक्शन की बात करता है। यही चीज है जो पावर को क्या कर रही है? डिसेंट्रलाइज कर रही है। क्योंकि अगर ये बॉडी इलेक्टेड नहीं हो फिर इनके पास पावर होने का कोई मतलब नहीं रह जाता था। तो इलेक्शन जरूरी था। अब इलेक्शन को लेकर जरूर ध्यान देना है। तो एक पीपीटी में आपको और शेयर कर रहा हूँ, उसको जरूर ध्यान देना, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन में चीजें थोड़ी गलत जल्दी गलत होती हैं। तो all the member of these level 3 level are elected। मार्कर में आपको दिखाता हूँ, मार्कर हाईलाइटर से। तो ये वाली जो लाइन दिख रही होगी वहां से आपको, ये 3 लेवल सब के सब कैसे इलेक्टेड है, लेकिन इलेक्टेड की प्रोसेस कैसी है उस पर आपको डिस्प्यूट होता है ना, इस पर चेंजेस हो सकते हैं। आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, टॉप मोस्ट और इंटरमिलिट्री लेवल है, उन लेवल पर इलेक्शन तो है, लेकिन कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये चीज देखो, जहाँ कर आपका स्पॉटलाइट पड़ रही होगी, इन 2 लेवल पर मेंबर कैसे आ रहे हैं? इनडायरेक्ट इलेक्टेड आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो विलेज लेवल है वहां सब डायरेक्ट ही आते हैं। एक फर्क आ सकता है कि विलेज लेवल पर जो सरपंच है वो स्टेट पर डिपेंड करता है, चाहे तो डायरेक्ट चुनवा ले या डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनवा ले। ठीक है, तो लास्ट की 3 लाइनें ये आपको पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेंगी, जो स्टेट ने बनाए हैं अपने अपने अकॉर्डिंग।
लेकिन जो मेंबर हैं विलेज लेवल पर, लोकल लेवल पर, उनका चुनाव मैंडेटरी है, तभी वो पावर मानी जाएगी। कैसी है? डिसेंट्रलाइज पावर की बात कर रहा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको पता ही है मेंबर्स की, तो आप देखेंगे कितनी क्वालिफिकेशन, एज वाइज कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बताओ, को बता रहा है? पंचायतों के मेंबर की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए एज वाइज? कोई बताएगा? हम्म, 35 सर, 35 बहुत और बढ़िया। 12। गलत। 25। 35 तो क्या? 25 तो विधायक के लिए है। 21 ईयर। ठीक है, तो ये दूसरा है कि उसे ग्राम सभा में वोटर होना जरूरी है। ये दो चीजें जरूरी। तो क्वालिफिकेशन हाँ, दो ही क्वालिफिकेशन है। एक तो ग्राम सभा का मेंबर होना जरूरी है, उसे ग्राम सभा का वोटर होना जरूरी है। दूसरा एज वाइज 21 कंप्लीट होना चाहिए उससे। अच्छा, तो जैसे ग्राम सभा का अगर वो मेंबर होगा तो, और दूसरा की 21 एज, दोनों दोनों साथ साथ होंगे। और अगर सर वो मतलब एजुकेटेड नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत का भी अंगूठा छाप हो सकता है ना? तो भारत का राष्ट्रीय अंगूठा छाप हो सकता है, तो लोकल लेबर की तो बात ही क्या बोले। एनीवे, लास्ट वो वाला जो है वो भी देखो, बार टू इंटरफेरेंस बाय इन इलेक्शन मैटर। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा है कि अगर पंचायतों में न्यायालय जो प्रक्रिया है उसमें न्यायालय को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय कोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये पंचायत संबंधी सभी आर्टिकल्स हैं, आप लोग नोट कर लिया है? ठीक है, तब अब ये तो रूरल लेवल पर क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। सेम कहानी हमें कहाँ देखनी है? अर्बन एरियाज में देखनी है। अर्बन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट है, जैसे मैंने अभी चोरों के बारे में बोला था, नगरम व्यवस्था है, वो सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पर। लेकिन जो अच्छा एग्जाम्पल होगा वो है मॉडर्न इंडिया में लॉर्ड रिपन। उसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, उसने इस चीज को, उसने सबसे पहले भारत में नगर पालिकाएं बनवाई। नगर पालिका सिस्टम वही भारत में लेकर आया, और उसके बाद 1919 के अधिनियम से ये काम होना शुरू हुआ, जब द्वैत शासन लागू हुआ, 1935 से लागू हुआ। ठीक है, तो वो वहाँ इतिहास देखा जाता है। आज़ादी के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आया, वो स्ट्रक्चर अब हमें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ 1992 में। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें क्या मिला? 12वीं अनुसूची मिली। 12वीं अनुसूची में पंचायतों को 18 सब्जेक्ट दिए गए काम करने के लिए। नीचे लिखा हुआ है 12th शेड्यूल कंटेनिंग 18 फंक्शनल सिस्टम्स फॉर म्युनिसिपैलिटीज।
इन फंक्शनल आइटम्स में दो तरह के फंक्शंस थे जो आपके सामने हैं, ठीक है। पहला काम था डेलिब्रेट और दूसरा था एग्जीक्यूटिव पार्ट। डेलिब्रेट फंक्शन वो होते हैं जहां ये जो काम करना मैंडेटरी था, करना ही करना था, तो वो काम के सामने है। रोडों का मेंटेनेंस, स्ट्रीट का मेंटेनेंस, ब्रिज बनाना, सबवे बनाना, अंडरपास, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज और सीवेज है ना, गार्बेज डिस्पोजल, प्रिवेंशन पेंडेमिक, आप देख ही रहे होंगे। ये मैंडेटरी वर्क है, डेलिब्रेट है, मस्ट परफॉर्म, करना ही करना होगा। दूसरे काम है एग्जीक्यूटिव पार्ट। एग्जीक्यूटिव पार्ट अगर फंड है तो आप करें, अदरवाइज आप इन्हें सेकेंडरी भी बना सकते हैं, तो सेकेंडरी वर्क है। तो मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू होम्स एंड ऑर्फनेज है ना, ये सब भी जैसे आप देखते होंगे सर्दियों में उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या करती है, शेल्टर होम खोल देती है। अभी भी शेल्टर होम में जो लोग कोरोना वो रह रहे हैं है ना, विक्टिम्स भी हैं उसमें, और बाहर से आए लेबर भी रह रही है उसमें, तो वो शेल्टर होम्स हैं। लेकिन ये सब सेकेंडरी वर्क है इसका, ठीक है। मिलिट्रीज के लिए जो आर्टिकल हैं वो आपके सामने है। पी से लेकर जेड जी तक आ गए हैं अभी। पी से लेकर कहां तक, जेड जी तक हैं, ठीक है। तो बाकी तो सब ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज पे देखना है। तो ये काम स्टेट गवर्नमेंट देंगी, और हमने 3 लेवल का क्या किया है, म्यूनिसिपल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। 3 लेवल का भारत में, लेकिन जो मैंने अभी तक नहीं कराया वो करना जरूरी है। भारत में अर्बन गवर्नेंस में, सेल्फ में, ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स या एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होता है, इसको जरूर लिखना सबके सब। लेयर 3 ही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो जाता है, लोकल में शामिल होता है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉप लेवल है, म्यूनिसिपल काउंसिल सेकंड लेवल है, पंचायत तीसरा लेवल है, नगर पंचायत, ठीक है। ये पहले 3 लेवल फॉर्मल हर जगह मिलेंगे आपको, जहां भी अर्बन सिस्टम है वहां पर ये 3 मैंडेटरी है, ये 3, ठीक है। उसके अलावा जो अलग एरियाज हैं, नोटिफाई एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पज एजेंसीज, ये हर जगह नहीं होती, ये स्टेट वाइज या लोकेशन वाइज तय होती, लेकिन ये भी अर्बन गवर्नेंस में शामिल होती हैं। क्लियर है, सबको नोट करो जल्दी से। कंप्लीट है आज का टॉपिक यहाँ तक। कल ये तो हमने डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है। कल इनके इवेल्युएशन की बात करनी है कि 1992 में सिस्टम लागू हुआ, 93 में, है ना, आज लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। तो 30 साल बाद इनका इवेल्युएशन करना जरूरी है, और उसी से क्वेश्चन तैयार होगा आपका, है ना। तो भारत में प्रशासन का मूल्यांकन कल करेंगे। मूल्यांकन में चैलेंजेस क्या क्या है देखेंगे, और फेलियर क्या क्या है वो भी देखेंगे, और उपलब्धियां क्या है ये भी देखना है, ठीक है। तो कल भी क्लास वही 8:15 बजे इनके इवैल्यूएशन के साथ, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना। आज की पीपीटी में ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो अगर छूट भी होगा तो आराम से लिख लेना वहां पर। हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछ लेना आराम से, ठीक है।
कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।